गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय के जो प्रश्न आए थे पूर्व वर्षों में उन पर डिस्कशन कर रहे थे और डिस्कशन करते हम लोग वर्ष 2016 में जो पीजीटी में प्रश्न आए थे उन पर पहुंचे हुए हैं और 2 क्लास कर चुके हैं। 2 क्लासों में 25-25 करके 50 प्रश्नों का हमारा जो है डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग जो है इसके आगे के 25 प्रश्न लेंगे और प्रत्येक बार हम लोग वार्ता करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो है डिस्कशन का उद्देश्य क्या है। ऑथेंटिक आंसर प्राप्त करना, प्रामाणिक उत्तर की प्राप्ति है। साथ में जब हम इन प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं तो उससे नए प्रश्न क्या बन रहे हैं उन पर विचार करना कि आगामी परीक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ उन प्रश्नों को सही करेंगे। और क्लास हम लोग आज प्रारंभ करेंगे उससे पहले आप सब लोगों से बार बार वही परंपरागत निवेदन कि गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह सब शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो चैनल का अधिक से अधिक विस्तार होगा और इसके द्वारा जो कंटेंट प्रदान किए जा रहे हैं वह अधिक से अधिक जो है प्रतियोगियों को प्राप्त होगा और उनको लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग जो है आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। पीजीटी 2016 की तीसरी जो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन और वर्ष 2016 का क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, बी है स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख, सी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख और डी है स्कंदगुप्त का भीतरी लेख। तो अब इसको समझना है कि पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया किस अभिलेख पूछता है। इससे पहले की क्लास में जब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि सार्थवाह किसे कहते हैं तो वहाँ बात हुई थी कि प्राचीन काल में जो है व्यापार के लिए श्रेणियाँ होती थी। श्रेणी क्या होते हैं कि एक ही तरह के जो व्यापार व्यवसाय शिल्प करने वालों का जो समूह बनता है, जो संघ बनता है उसको श्रेणी कहते हैं और इनके जो मुखिया होते हैं तो प्रमुख उसको श्रेष्ठिन कहते हैं। तो अब जब एक व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो उस एक कारवां बना के जाते थे, समूह बना के जाते थे। उस कारवां या समूह को सार्थ कहा जाता था, उसका जो प्रमुख था उसको सार्थवाह कहा जाता है। चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था और उसी में हमने मंदसौर अभिलेख के बारे में चर्चा हुई थी। आइए उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख उसी में हम लोगों ने बात किया था कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से पट्टवाय श्रेणी के बारे में पता चलता है। अब समझा जाए पट्टवाय श्रेणी का है, पट्टवाय को कहते हैं तंतुवाय, तंतुवाय या इसे कौलिक श्रेणी भी कहते हैं, कौलिक श्रेणी कहते हैं। ये वस्तुतः क्या थी? पट्टवाय, तंतुवाय, कौलिक बुनकरों की श्रेणी थी। जो बुनकर थे उनका जो समूह था वही था तंतुवाय या कौलिक श्रेणी। और इस श्रेणी के बारे में मंदसौर का जो कुमारगुप्त का अभिलेख है उससे पता चलता है कि इन लोगों ने जो है सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए, सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया था, दान दिया था और यह दान दिया था वत्स भट्ट को, वत्स भट्ट को दिया था कि आप जो है सूर्य मंदिर बनवाइए। और वत्स भट्ट कौन है? कुमारगुप्त प्रथम का जो मंदसौर अभिलेख है इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचनाकार हैं एक कवि वत्स भट्ट हैं जो कुमारगुप्त के दरबार में रहते थे। सूर्य मंदिर को दान देने का उल्लेख मिला है। इसके अलावा इसमें ये पता चलता है कि तंतुवाय श्रेणी लाट प्रदेश, लाट प्रदेश कहाँ है? गुजरात में है, से पलायन करके, से पलायन
करके दसपुर, दसपुर माने मंदसौर मालवा आ गई थी। जब यह डिस्कशन होता है कि गुप्तोत्तर काल में व्यापार वाणिज्य की हानि होने लगी थी, तो उसको प्रमाणित करने के लिए एक तथ्य देते हैं कि गुजरात में लाट प्रदेश में जो तंतुवाय या पटवाय श्रेणी थी, वहां पर उसका व्यापार जो है लाभवर्धक नहीं रहा, तो वह कहाँ चली आई? मंदसौर चली आई। मंदसौर माने मालवा चली आई। यह बात यहाँ से पता चलती है। इसके अलावा एक देखिए लिखा हुआ है स्कंद गुप्त का ताम्रपत्र लेख, इससे भी श्रेणी का एक पता चलता है। इससे जो है तैलिक श्रेणी, इससे क्या पता चलता है? तैलिक श्रेणी की, मतलब तेल व्यापारियों को, जो तेल व्यापारियों का जो समूह था उसको क्या कहते हैं? तैलिक श्रेणी। इससे पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि एक थे ब्राह्मण देव विष्णु ब्राह्मण, देव विष्णु नामक ब्राह्मण ने तैलिक श्रेणी के पास धन जमा किया था ताकि सूर्य मंदिर में जो दीपक जलाया जा रहा है उसके लिए हर समय तेल उपलब्ध रहे। तो तैलिक श्रेणी क्या करे? हर समय सूर्य मंदिर के लिए तेल उपलब्ध कराए। इसके लिए देव विष्णु नामक ब्राह्मण ने इस श्रेणी के पास धन जमा कराया था। तो स्कंद गुप्त के ताम्रपत्र लेख से हमको तैलिक श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब उत्तर आपको मिल गया होगा पटवाय श्रेणी का। आइए इसको पढ़ लेते हैं। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से पटवाय या तंतुवाय या तैलिक, पटवाय तंतुवाय या तैलिक या कौलिक श्रेणी माने रेशम बुनकर द्वारा वत्स भट्टी से भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण कराया जाने तथा इन श्रेणियों के लाट प्रदेश गुजरात से छोड़कर दसपुर मंदसौर पलायन कर जाने का विवरण प्राप्त होता है। इस प्रशस्ति की रचना कुमार पाल के दरबारी कवि वत्स भट्ट ने की थी। इस समय मालवा का राज्यपाल बंधु वर्मा था। क्या नाम था? बंधु वर्मा था। इसमें सुमेर एवं कैलाश पर्वत का उल्लेख मिला है। अगर पूछ ले कि किस अभिलेख में सुमेर और सुमेरु और कैलाश पर्वत का उल्लेख मिला है, तो आपको क्या बताना है? कुमार गुप्त का कौन? मंदसौर अभिलेख। स्कंद गुप्त के इंदौर ताम्र से पता चलता है कि इंद्रपुर माने इंदौर के देव विष्णु नामक ब्राह्मण ने इंद्रपुर के तेलियों की श्रेणी माने तैलिक श्रेणी के पास पूंजी जमा कराई ताकि सूर्य मंदिर के दीपक की अस्थायी रूप से देख रेख की जा सके। मतलब अखंड ज्योति जो है दीपक की जलती रहे, बुझने ना पाए, इसके लिए तेल की पर्याप्त व्यवस्था तैलिक श्रेणी करें। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है इंद्र, बी है अग्नि, सी है प्रजापति, डी है रुद्र। इससे पहले कम से कम 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है प्रजापति। और यह बात कही गई है अथर्व वेद में। किस वेद में? अथर्व वेद में कहा गया है कि सभा और समिति किसकी? प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें विदध ना, गण, सभा और समिति, इस तरह की संस्थाओं के बारे में हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। वैदिक काल में हमको पता चलता है। उसी में से पूछा गया है कि सभा और समिति को किसकी पुत्री कहा गया है? प्रजापति का कहा गया है। अब देखिए गवर्नमेंट के आप जाएंगे पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट 2005-2013 में पूछा गया है। 5 में क्या है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में पूछा गया था? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? देखिए इससे पहले ये पूछा गया था। अब
दूसरा पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है गैसुद्दीन तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी क्या है? फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है तुगलकाबाद का निर्माण कराया गया है। ये चतुर्भुजी है। कैसी रचना है? चतुर्भुजी है। एक किला युक्त है और इसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो चारों ओर इसके किले बनाए गए हैं, इसको कहते हैं 56 कोट का किला। फिर परीक्षा में पूछा जाता है 56 कोट का किला किसने बनवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसको, तुगलकाबाद को दिल्ली का तीसरा नगर या तीसरी दिल्ली कहा जाता है। अब जब तीसरी दिल्ली तुगलकाबाद को कहा जाता है तो पहली दिल्ली भी होगा, दूसरी भी होगा ना। तो इस तरह से कुल 7 दिल्ली का उल्लेख है, मतलब दिल्ली के 7 नगरों का उल्लेख है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि पहली दिल्ली कौन था, दूसरी कौन था, किसने बनवाया था, किसको कहते हैं। तो नंबर 1 में है कुतुबुद्दीन ऐबक ने राय पिथौरागढ़ के चारों ओर बनवाया था महरौली। महरौली इसको कहते हैं पहली दिल्ली। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर, आपको पता होगा, श्रीनगर की स्थापना की थी। इसको दूसरी दिल्ली कहते हैं, दिल्ली का दूसरा नगर कहते हैं। इसके बाद आपने अभी पढ़ा गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनाया? तुगलकाबाद। उसके बाद ये है तीसरी दिल्ली, तीसरी दिल्ली। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT 60 में लिख देते हैं, इन्होंने बनाया था जहानाबाद। इसको कहते हैं चौथी दिल्ली। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, FST लिख देते हैं 60 में, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इसको कहते हैं पांचवी दिल्ली। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? पांचवी दिल्ली। उसके बाद छठी दिल्ली है, और कौन सी है? सातवीं दिल्ली है। छठी दिल्ली शेरशाह सूरी ने शेरगढ़, या जिसे दिल्ली शेरशाही कहते हैं, ये कहाँ? छठवीं हो गई। और सातवीं जो है शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद बसाया था, जहां पर लाल किला है, उसको सातवीं दिल्ली कहा गया। तो आपने 7 दिल्ली या दिल्ली के 7 नगरियों के बारे में, नगरों के बारे में जान लिया है। इसका उत्तर आपको मिल गया है। आइए तेजी से इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला ए राय पिथौरा के चारों ओर निर्मित महरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में निर्मित सीरी दूसरी दिल्ली के रूप में जानी गई। उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला या कुस्के सीरी का निर्माण करवाया, जिसमें 7 द्वार थे और एक द्वार को अलाई दरवाजा भी कहते हैं। और प्रश्न पूछा जाता है अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तुगलकाबाद गैसुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तीसरे शहर का निर्माण करवाया। यह एक प्रकार से किलाबंद शहर था जो आकार में चतुर्भुजी था। नगर की सुरक्षा के लिए रोमन शैली में
56 कोट दुर्ग का, 56 कोट के किले का निर्माण कराया गया। इब्न बतूता के अनुसार सूर्योदय के समय तुगलकाबाद में सुनहरी ईंटों से निर्मित गियासुद्दीन का महल इतनी तेजी से चमकता था, कोई व्यक्ति उसे टकटकी लगाकर नहीं देख सकता था। टकटकी लगाकर नहीं देखता था क्योंकि सुनहरी ईंटों से बना हुआ था और बहुत तेज चमकता था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के चौथे शहर जहां पनाह को निर्मित कराया, और फिरोजाबाद, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के 5वां शहर फिरोजाबाद का निर्माण कराया। यहाँ निर्मित किलों को कुछ के फिरोज कहते हैं। यहीं पर फिरोज शाह कोटला बना है। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नामक नगर बसाया। यह छठी दिल्ली नगर था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली। यह 7वीं दिल्ली था। क्लियर हुआ? यह आपको पता रहेगा तो अगर परीक्षा में पूछेगा। दूसरा, आपने बहुत से स्थापत्य को भी समझ लिया ना। क्वेश्चन है 54, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए है बीजी तिलक ने, बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी है मोतीलाल नेहरू ने। क्या इस प्रश्न का उत्तर बताने की आवश्यकता है? अगर बताने की आवश्यकता है तो इसका मतलब इसके पहले की क्लास को आपने बेहतर तरीके से नहीं समझा है। अगर समझा है तो आपको पता होगा कि इसका उत्तर क्या है, सी है रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि जब हम लोग जो है 3 कठिया पद्धति वाले प्रश्न को कर रहे थे तो चंपारण में गांधी जी द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह सफलतापूर्वक किया गया, जिससे अंग्रेजों को 3 कठिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी और 25% जो एकमुश्त वसूली थी उसको वापस करना पड़ा। तो इस आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। आप उस वाले प्रश्न को जाकर इससे पहले वाले में व्याख्या को समझ लीजिएगा और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर पर टिक करके आइएगा। देखिए प्लेलिस्ट में इससे पहले 2013 और 2016 का कौन सा क्वेश्चन है, 27 नंबर पर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह, इसमें भी इसकी व्याख्या है। 3 कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी, इसमें भी इसकी व्याख्या है कि महात्मा गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी कैसे बनाया गया, किसने कहा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 55 है, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? पहले नहीं को गोला कर लीजिए। ऑप्शन है कर्ण चौपड़ गुफा, बी है सुदामा गुफा, सी है लोमस ऋषि गुफा, डी है विश्व झोपड़ी गुफा। तो देखिए अशोक के जो है इतिहास को जानने के लिए उनके अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, शिला लेख हैं, उसमें गुहा लेख भी हैं। ये गुहा लेख जो है बराबर पहाड़ी से, नागार्जुनी पहाड़ी से, सीतामढ़ी, इन सब स्थानों से प्राप्त होते हैं। बराबर पहाड़ी समूह, जो बराबर पहाड़ी समूह है ये बिहार के गया में है, गया जिले में, बिहार के गया जिले में है। और इन गुफाओं पर जो लेख लिखे गए हैं वो उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है और उनकी भाषा क्या है, प्राकृत में है। लिपि उसकी ब्राह्मी है, भाषा इसकी प्राकृत है। तो इसमें जो है क्या हो गया, लिखे गए हैं। और ये जो गुफाएं हैं ये आजीविकों को दान की गई हैं। आजीवक संप्रदाय के बारे में आपने पढ़ा था, मक्खल गोसाल ने जो है महावीर के शिष्य थे, 6 वर्ष उनके साथ रहने के बाद उनसे पृथक हो गए थे। इन्होंने एक जो है अलग संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की नींव डाली थी ना, और जिनका मत नियतिवाद है, तो आजीविकों के लिए दान किया। और जो बराबर पहाड़ी समूह है उसमें 4 गुफाएं हैं, 4 गुफाएं हैं। उसमें से कौन कौन से 4 हैं? सुदामा गुफा,
सुदामा गुफा अपने राजारोहण के 12वें वर्ष बनवाया था। ये सबसे प्राचीन गुफा है और इसको न्याग्रोथ गुफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याग्रोथ गुफा भी कहते हैं। सुदामा या न्याग्रोथ गुफा पहली हो गई। दूसरी जो है कौन सी है? कर्ण चौपड़ गुफा। कर्ण चौपड़ गुफा है, इसको अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष बनवाया था। तीसरी कौन सी है? विश्व झोपड़ी गुफा। विश्व झोपड़ी गुफा, इसको भी अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनवाया था। और चौथी वहां से जो मिली है वो है लोमस ऋषि गुफा। इस गुफा का निर्माण उनके जो पौत्र दशरथ ने करवाया था। किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था। और इस गुफा के ऊपर जो है दशरथ के अभिलेख उत्कीर्ण है। प्रश्न पूछता है कि कौन अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो लोमस ऋषि गुफा जो सी है, इसी पर जो है अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है, इस पे दशरथ के अभिलेख उत्कीर्ण है। उत्तर सी इसका करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। मौर्यकालीन गुहा लेख बराबर नागार्जुनी पहाड़ियों, सीतामढ़ी गुहा एवं रामगढ़ गुहा से मिलते हैं। सभी गुहा लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी है। बराबर गुहा बिहार के गया जिले में है। यह गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है किसको दान में दिया गया, किस संप्रदाय को। अशोक के अभिलेखों बराबर पहाड़ी को खलवितक पर्वत कहा गया। अगर पूछ ले कि खलवितक पर्वत का समीकरण किससे है तो बराबर पहाड़ी से होगा। शैलकृत वास्तुकला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण बराबर की गुफाएं हैं। यहाँ देखिए सुदामा की गुफा अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनवाया गया, सबसे प्राचीन है, इसको न्याग्रोथ गुफा कहते हैं। कर्णचोपर गुफा अशोक के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष। विश्व झोपड़ी गुफा अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष। लोमस ऋषि गुफा, इसका निर्माण दशरथ ने करवाया। बराबर पहाड़ी की सबसे प्रसिद्ध गुफा है, इसका प्रवेश द्वार सर्वोत्तर है जिसमें हाथी स्तूप की पूजा करते हुए दिखाई गई है। अगर ये पूछ ले किस गुफा में हाथी स्तूप की पूजा करते हुए चित्र बना हुआ है तो वो कौन है? लोमस ऋषि गुफा है। दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर, ये भी बिहार में है, गोपिका, बड़थिका, बहियक गुफाओं का निर्माण करवाया। ये भी आजीवकों के लिए थी। तो 4 गुफा बराबर में, 3 नागार्जुन में। नागार्जुन की जो तीनों गुफाएं हैं उसका निर्माण दशरथ ने ही करवाया था। चाहे बराबर गुफा हो चाहे नागार्जुनी गुफा हो, सभी गुफाएं आजीवकों को दान में दी गई थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों पर सीता बेंगा गुफा और जोगीमारा गुहा लेख स्थित है। ये भी उस समय के बारे में बताते हैं। समझ गए? अगला प्रश्न नंबर 56 है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है वैष्णव धर्म, बी है शैव धर्म, सी है जैन धर्म, डी है बौद्ध धर्म। इससे पहले वर्ष 2005 में स्यादवाद से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। समझ में आया? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब आइए इसको समझते हैं स्यादवाद है क्या। देखिए प्रत्येक दर्शन में 3 तरह के सिद्धांत होते हैं जो तत्व की व्याख्या करते हैं। आत्मा, ईश्वर, इन सब की तत्व मीमांसी सिद्धांत होते हैं। जो ज्ञान की व्याख्या करते हैं वो ज्ञान मीमांसी सिद्धांत होते हैं। और एक आचार शास्त्र होता है उसका। समझ रहे हैं? तो ये जो है स्यादवाद है जैन धर्म का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। जैन धर्म का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। जैन धर्म की ज्ञान मीमांसा है। तत्व को कैसे जानेंगे, उसके ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए स्यादवाद। और स्यादवाद बताता है कि प्रत्येक ज्ञान जिसको निर्णय कहता है ये सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। सापेक्ष एवं सीमित होते हैं।
और अगर हम जो है किसी ज्ञान को पूर्ण सत्य या पूर्ण असत्य मानेंगे तो हम अतिवाद में फंस जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? प्रत्येक ज्ञान सापेक्ष एवं सीमित होता है। पूर्ण सत्य या पूर्ण असत्य अगर मानेंगे किसी ज्ञान को तो इसके लिए जो है जैन धर्म में हाथी और अंधों का उदाहरण दिया जाता है। अंधों से कहा जाता है वहां पर हाथी है और उसका बताइए कि हाथी किस तरह से होती है। तो अंधे गए, एक अंधे ने उसके पैर को पकड़ा, एक ने उसकी सूंड को पकड़ा, एक ने उसके पेट को पकड़ा, एक ने उसको पूंछ को पकड़ा। तब उनसे पूछा गया कि हाथी क्या है? तो जिसने पैर को पकड़ा था बोला हाथी क्या? स्तंभ है। और जिसने पेट को पकड़ा था बोला हाथी क्या है? ढोलक है। और जिसने पूंछ को पकड़ा था हाथी क्या है? झाड़ू है। और जिसने उसके सूंड को पकड़ा था हाथी क्या है? सांप है। समझ रहे हैं? अब इसमें देखिए सभी के ज्ञान में सच्चाई है कि सांप की तरह उसका क्या है? सूंड है, झाड़ू की तरह उसकी पूंछ है ना, स्तंभ की तरह उसका पैर है। लेकिन यह जो ज्ञान क्या है? सीमित है, सीमित है और सापेक्ष है। अगर हम इन सबको मिला दें कि एक ऐसी संरचना, एक ऐसा पशु जिसके स्तंभ की तरह पैर होते हैं, ढोल की तरह पेट होता है, सांप की तरह सूंड होती है, पूंछ की तरह, झाड़ू की तरह पूंछ होती है, तो हाथी का आकार आ जाएगा। अगर इसमें से कोई यह कहे कि मैंने जो हाथी को देखा है झाड़ू की तरह वही पूर्ण सत्य है, तो क्या होगा? अतिवाद होगा ना। और कोई कहे जो आपने हाथी को झाड़ू की तरह देखा हो असत्य है, पूर्णतः असत्य है, तो वह भी एक अतिवाद होगा। होगा कि नहीं? तो इसलिए किसी एक मत को पूर्ण सत्य मानना या पूर्ण असत्य मानना क्या है? अतिवाद है। और इस अतिवाद से निपटने के लिए क्या करना? हमको अपने प्रत्येक ज्ञान माने निर्णय से पहले स्यात् शब्द लगाना चाहिए। स्यात्, शायद। अगर कोई अंधा यह कहता है कि हाथी शायद सांप की तरह है तो उसकी बात सच होती है। हाथी शायद स्तंभ की तरह है तो उसकी बात सच होती। तो इस स्यात् के लगाने से 7 प्रकार के वाक्य बनते हैं। इन्हीं वाक्यों को 7 प्रकार के होने के कारण सप्तभंगीय नय कहते हैं। और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है सप्तभंगी नय किस धर्म से संबंधित है या किस दर्शन से संबंधित है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? सप्तभंगी नय जो है किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की किससे संबंधित है? ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। ये 7 हैं क्या? स्यात् अस्ति मतलब शायद है, ये कह सकते हैं। दूसरा स्यात् नास्ति, शायद नहीं है, ये कह सकते हैं। तीसरा स्यात् अस्ति च नास्ति च, शायद है शायद नहीं है, परिवर्तनशील है। स्यात् अव्यक्तम, समझ रहे हैं? उसको व्यक्त नहीं किया जा पा रहा है। स्यात् अस्ति च अव्यक्तम। छठा है स्यात् नास्ति च व्यक्तम। और 7वां है स्यात् अस्ति च नास्ति च, अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। अगर हम किसी भी ज्ञान को इन 7 रूपों में से किसी एक रूप में व्यक्त करते हैं और स्यात् लगाते हैं
तब हम अति से बच जाते हैं। हमारे यहाँ जो धार्मिक विवाद का मुख्य मसला यही है कि वो अपने धर्म को पूर्णतः सत्य और दूसरे के धर्म को पूर्णतः असत्य मानते हैं। इससे धार्मिक विद्वेष पैदा होता है। इसके लिए सुखकर और सुगम मार्ग जैन धर्म निकालता है जातवाद के माध्यम से। समझ गए। इससे पहले देखिए पीजीटी 2005 के क्वेश्चन नंबर 48 में जातवाद में संभावनाएं होती हैं, कितनी होती हैं? 7 होती हैं, जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो जो संगीत का प्रबल विरोधी था, जिसे इस्लाम विरोधी मानता था, ऑप्शन बी औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। समझ गए। इसके बाद अकबर नक्कारा, जिसे नगाड़ा कहते हैं, नक्कारा बजाने में निपुण था और अच्छा गायक था। इसी तरह से शाहजहां भी अच्छा गायक था, कुशल गायक था शाहजहां भी। समझ गए। उत्तर आपको मिल गया, ऑप्शन बी है औरंगजेब। आइए देखते हैं। अकबर नगाड़ा बजाने में दक्ष था। उसने लाल कुलवंत मियां लाल से वादन की शिक्षा ग्रहण की। अकबर स्वयं एक अच्छा गायक था। शाहजहां अच्छा गायक था। उसके गायन से सूफी संत मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरंगजेब बीड़ा वादन में निपुण था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है दयानंद सरस्वती। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई? पुणे में। इसके संस्थापकों में थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, जीजी आगरकर, जीजी आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपूड़कर, विष्णु शास्त्री चिपलूड़कर, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, बीएस घाटे। इन सब ने मिलकर के पूना में क्या बनाया था? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। और इस विकल्प में देखिए एक दिख रहा है बाल गंगाधर तिलक। इसी को हम लोग जो है यहाँ पर सही कर देते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा बढ़ाना था। और ये जो है करीब 43 विद्यालयों पर नियंत्रण कर गवर्न कर रहे थे। उसमें से जो है सबसे पहला जो था 1885 में पुणे में ही फर्ग्यूसन कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज, जिसकी स्थापना जो है इसी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई। उत्तर आपको मिल गया है। आइए देख लेते हैं। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, जीजी आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूड़कर। इसके संस्थापकों महादेव गोविंद रानाडे, महादेव बल्लाल नामजोशी, बीएम आप्टे, ये सब थे। इनका उद्देश्य भारतीय शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना था। इस सोसाइटी का मार्गदर्शन राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित था। इसने शिक्षा के माध्यम से भारतीयों में सुधार लाने का प्रयास किया। भारतीय समाज में शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। इसी संस्था ने 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। समझ गए। अगला क्वेश्चन है 59, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई?
ऑप्शन है दमदमा, बी है राखी घड़ी, सी है सराय नाहर, डी है हथनोरा। होमोनिड माने मानव की तरह, मानव का जीवाश्म। होमोनिड जीवाश्म माने मानव का जीवाश्म। भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान से की गई? भारतीय महाद्वीप में हथनोरा से की गई, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। हथनोरा है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां पर है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में। जिले में यहां पर जो है मानव कपाल का जीवाश्म मिला है। मानव कपाल का जीवाश्म मिला है। इस जीवाश्म को 1982 ईस्वी में अरुण कुमार सोनकिया ने प्राप्त किया था। एक बार प्रश्न पूछा गया है किसने प्राप्त किया था? अरुण कुमार सोनकिया ने किया था। यही जो मानव कपाल मिला है भारतीय उपमहाद्वीप में पहला मानव जीवाश्म है। पहला मानव जीवाश्म, यह होमिनिड है, जीवाश्म है। यह जो जीवाश्म मिला है वह जो मानव है वो होमो इरेक्टस है। किसका मिला जीवाश्म? होमो इरेक्टस का। समझ गए? हथनौरा क्यों लगाया गया उत्तर, इसकी व्याख्या आपके समझ में आ गई है। इसके अतिरिक्त आप पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट वर्ष 2005 के क्वेश्चन नंबर 113 में जाइए। हथनोरा में पूर्व पाषाणकालीन मानव के जीवाश्म की खोज की गई। ये पूर्व पाषाण में निम्न पूर्व पाषाण से है। निम्न पूर्व पाषाण काल का, निम्न मध्य उच्च पूर्व पाषाण बांटा गया है ना, तो निम्न पूर्व पाषाण काल का है, जहां से हमको जो है होमिनिड जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। समझ गए? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था? ए है नौसेना विभाग, बी है न्याय विभाग, सी है विदेशी संबंध विभाग, डी है उद्यान विभाग। अब उदासीन वरीयम को समझना है तो पहले समझा जाए कि कहाँ से संबंधित है, कैसे संबंधित है। और अगली क्लास जो है पहली से पहले की जो क्लास की थी उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, उर की जो कार्य सीमित है उसको क्या कहते हैं ना, जिसका उत्तर हम लोगों ने आलूंगणम खोजा था। उसी से इस परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? सबको पता है, परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से। प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से। एक पर रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन जरूरी है। जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना अधिक आप सफलता के नजदीक और कंफ्यूजन से दूर होंगे। समझ रहे हैं? यहां पर दो संस्थाओं की चर्चा की गई है। एक है उर, दूसरा है सभा या महासभा। याद करिए पिछली क्लास में हुआ था, सभा या उर, सभा या महासभा। उर कहाँ था? सर्वसाधारण की थी, सभा है सर्वसाधारण की। जो इसकी कार्य समिति थी, यही तो बात हुई थी, उसको क्या कहते हैं? आलूंगणम। और सभा अग्रहार गांवों में थी। अग्रहार गांव या ब्रह्मदेव गांव उन्हें कहते जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे। अग्रहार गांव। अग्रहार गांव में थी। इसकी जो समिति थी इसको वारियम कहते हैं। और ये वारियम कई हैं, उसी में से एक है उदासीन वारियम। समझ रहे हैं? कौन सा है? उदासीन वारियम। और जो उदासीन वारियम का संबंध
सन्यासियों तथा विदेशियों से था, सन्यासियों तथा विदेशियों से था उदासीन वार्यम का। और इसमें देखिए ऑप्शन सी देखिए क्या है, विदेशी संबंध विभाग, तो उदासीन वार्यम विदेशी संबंध विभाग था। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन यही है, करेक्ट आंसर यही है। अब आप समझ गए होंगे कि उदासीन वार्यम। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि और कई वार्यम होंगे ना, उनके बारे में जान लिया जाए। हो सकता है अगली परीक्षा में किसी और वार्यम के बारे में पूछ ले, तो आइए इसको देख लेते हैं। चोल ग्रामीण प्रशासन में उर तथा सभा या महासभा का उल्लेख मिलता है। उर की कार्यकारिणी समिति को आलुंगड़म तथा सभा या महासभा की कार्यकारिणी समिति को वारियम कहा जाता है। अब देखिए तोट्टा वारियम, ये पीसीएस की परीक्षाओं में पहले पूछा जाता था। तोट्टा वारियम उद्यान समिति है। संवत्सर वारियम वार्षिक समिति थी जो अन्य समितियों का पर्यवेक्षण करती थी। संवत्सर वारियम अन्य समितियों का पर्यवेक्षण करती थी। एनरी वारियम तड़ाग माने तालाब समिति थी जो एरियायस नामक कर वसूलती थी। पोनवारियम सोने संबंधित स्वर्ण समिति थी जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा नियमन था, रेगुलेशन ऑफ करेंसी था। किसका, पोनवारियम का। पंचवार वारियम, क्या लिखा है, पंचवार वारियम, यह 5 समितियों के कार्यों का निरीक्षण करती थी। न्यायत्तार वारियम न्याय समिति थी। उदासीन वारियम यह सन्यासियों या विदेशियों की गतिविधियों से संबद्ध समिति थी। सन्यासियों या विदेशियों से, यही तो आपका प्रश्न था। कोयला वारियम मंदिर समिति थी जो मंदिरों का प्रबंधन करती थी। गणवारियम ग्राम के कार्यों की व्यवस्था करना इसका काम था। इसके अतिरिक्त महाजन होते थे, अग्रहार ग्रामों का शासन कार्य करती थी महाजन समिति। इसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि ही सम्मिलित होते थे। अब आप समझ गए होंगे तोट्टा वारियम, एनी वारियम ना, संवत्सर वारियम, इन सब के बारे में आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? ऑप्शन है सोहन सिंह भकना, बी है लाला हरदयाल, सी है पंडित काशीराम, डी है हरनाम सिंह। तो अब इसको समझते हैं कहां से है। लाला हरदयाल पंजाब से चले गए कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किए। इन्होंने सोहन सिंह भाकना की सलाह पर, सोहन सिंह भाकना इनकी सलाह पर 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की है। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने की। और इसके निर्माण में कैलिफोर्निया और अमेरिका, कैलिफोर्निया व अमेरिका के भारतीयों का मुख्य रूप से योगदान था, भारतीयों का प्रमुख योगदान था। इस कारण से इसी गदर पार्टी को कहते हैं प्रशांत तट का हिंदी संघ। क्या कहते हैं? प्रशांत तट का हिंदी संघ। इसका मतलब हुआ हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका। चूंकि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष
कौन थे गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष? सोहन सिंह भकना थे। इसीलिए इस जो है हिंदी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना ही हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही है। फिर जो है इस गदर पार्टी ने क्या किया, समाचार पत्र या एक जो है पत्र जारी करता था गदर या हिंदुस्तान गदर के नाम से, गदर या हिंदुस्तान गदर के नाम से। पत्र जारी करता था। यह पत्र सर्वप्रथम जो है किस भाषा में निकला? उर्दू में। उसके बाद गुरमुखी में, सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, उसके बाद गुरमुखी भाषा में प्रकाशित हुआ, फिर उसके बाद हिंदी पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी, इन सब में भी प्रकाशित होने लगा। इसके जो संपादक थे रामचंद्र पेशावरी, इनका नाम था, क्या नाम था संपादक का? रामचंद्र पेशावरी। और इस गदर आंदोलन से संबंधित थे बरकतुल्ला, संबंधित थे रामचंद्र पेशावरी, संबंधित थे महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने अंतरिम सरकार बनाई थी, और इससे संबंधित भीकाजी कामा थी। ये सब लोग जो है गदर आंदोलन, और इसको गदर आंदोलन का आपको व्यवस्थित ढंग से समझना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? पीजीटी परीक्षा 2008 का क्वेश्चन नंबर 95 में जाना पड़ेगा। साथ में और कुछ चीजें देख लेते हैं। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल अंग्रेजों को उत्पीड़न से पीड़ित होकर 1911 में अमेरिका चले गए और कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। कुछ समय बाद वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हुए सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने गठित किया। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ, हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ द अमेरिका कहा गया था। समझ गए? इसको भी देख लिया आपने, इसको भी समझ लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 है, 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए है मार्टिन बर्ड, बी है मुनरो, सी है सर सी स्कॉट मोनक्रिएफ, और डी है लॉर्ड कर्जन। देखिए जो प्रश्न है ये लॉर्ड कर्जन के समय का है। लॉर्ड कर्जन जब वायसराय था, कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक था। उसने अनेक प्रशासनिक सुधार किए। उन्हीं प्रशासनिक सुधारों में 1901 में इसने बनाया सिंचाई आयोग। क्या बनाया? सिंचाई आयोग। इस सिंचाई आयोग के जो अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिएफ थे। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिएफ थे, और इन्होंने ये कहा कि हमें सिंचाई के लिए और धन खर्च करना चाहिए, और धन व्यय करना चाहिए, इनकी रिपोर्ट थी। और कई नहरें, अपर चिनाब, अपर झेलम, लोअर दोआब, इस तरह की नहरें इसी के सुझाव पर उन सब पर कार्य प्रारंभ हुआ। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी क्या है? सर सी माने कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिएफ, यही सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे। इन्हीं के समय देखिए 1899 1900 में अकाल पड़ा था, और उस अकाल के लिए एक आयोग बनाया था मैकडोनल आयोग जिसका नाम है, और उसकी सिफारिश पर फेमिन कमिश्नर अकाल आयुक्त की नियुक्ति हुई। इन्हीं के समय 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर
सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बना था। इन्हीं के समय 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी कमीशन बना था, विश्वविद्यालय आयोग बना था, जिसने 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट दिया था। तो आपको समझ में आ गया है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग द्वारा नई नहरों के निर्माण का सुझाव दिया गया। 1899-1900 में सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग बना, अकाल आयुक्त के गठन का प्रावधान किया। 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग बना और 1903 में सीआईडी अर्थात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। सीआईडी माने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं, यहाँ जो सीआईडी उसका मतलब क्या हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट 1903 में कर्जन के समय बना था। 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना और कर्जन के संबंध में एक जो है इमारत संरक्षण अधिनियम जो है मोनूमेंट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ था। उन्हीं के समय में कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम बना था ना, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसलिए कर्जन के संबंध में जितने भी तथ्य हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न वहां से आता ही रहता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क क्या था? ए है एक सिक्का, बी है संस्था, सी है आभूषण, डी है जाति। तो वैदिक काल में निष्क जो है विनिमय का माध्यम था। कैसे हम लोग व्यापार करेंगे, कैसे चीजें खरीदेंगे, क्योंकि उसमें बार्टर प्रणाली थी। कोई चीज आप देंगे तो कोई चीज आपको मिलेगी, और निष्क इस माध्यम को पूरा करता था। इसका जो समीकरण है वो विवादग्रस्त है। समीकरण विवादग्रस्त है, मतलब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। ये बताते हैं कि एक स्वर्ण आभूषण था। क्या था? स्वर्ण आभूषण था, जिसको गले में हार की तरह पहना जाता था। हार की तरह धारण किया जाता था, स्वर्ण आभूषण था। इसीलिए आपकी परीक्षाओं में निष्क ग्रीवा क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर बाद में इसका सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा। ये मानते हैं कि ये जो निष्क है स्वर्ण ढेर था, स्वर्ण का ढेर था, जिसका उपयोग वस्तुओं के माप तौल में किया जाता था। माप तौल में किया जाता था। और इसमें देखिए निष्क क्या है, एक आभूषण है। ऑप्शन सी में इसको दिया गया है, वो करेक्ट है। और हम लोग सिक्के की जब बात करेंगे तो हम जब कहाँ जाते हैं, स्वर्ण सिक्के की जब बात करते हैं तो जाते हैं मौर्योत्तर काल में जाते हैं ना। हिंदू वंश से वह प्रारंभ होता है, और जो मौर्यों के समय में थे पंचमार्ग सिक्के थे, जिस पर जो है पंच लगाए जाते थे, जिस पर ठप्पा लगाया जाता था। यहाँ पर क्या है, ये आभूषण है। इसको और समझना है तो आपको जाना पड़ेगा पीजीटी प्लेस वर्ष 2000 और 2013 में। ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इस तरह के प्रश्नों में जाइए, वहां पर आपको व्याख्या और अच्छे तरीके से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था? बहुत फेमस क्वेश्चन है। ए एनी बेसेंट ने, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी लाला लाजपत राय ने, डी लोकमान्य तिलक ने। तिलक के बारे में बहुत सी चीजें, वो 6 वर्ष के लिए जेल में गए। जेल से आने के बाद तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में बेलगाम
पुणे में होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना की। और आयरिश मूल की महिला कौन थी? एनी बेसेंट ने भी सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। अब भारत में 2 होम रूल लीग थे। ये जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट की लीग थी, ये अखिल भारतीय थी और दोनों ने आपसी सहमति से, तिलक और एनी बेसेंट ने कार्य क्षेत्र बांट लिया था। दोनों को उद्देश्य एक थे, इसलिए इन सब में कोई आपस में विवाद नहीं था। और इसका उद्देश्य क्या था होम रूल लीग का? इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य समझिए, उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों को स्वशासन प्रदान करना। और इसी समय तिलक ने कहा था, क्या कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसमें देखिए ऑप्शन गोपाल डी वाला देखिए, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। आइए और चीजें समझ लेते हैं। 16 जून 1916 को बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की सजा के बाद मांडले से आए। उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगामपुरा में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। अब एनी बेसेंट के समर्थक सितंबर तक इंतजार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एनी बेसेंट पर दबाव डाला और होम रूल ग्रुप की स्थापना की अनुमति दी। जमुना दास द्वारकादास, शंकर लाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक ने बंबई से एक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन किया। बंबई से यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया? उस विकल्प में रहता है होम रूल लीग ग्रुप, होम रूल ग्रुप। और उस ग्रुप में कौन थे? जमुना दास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक। तो ये वाला प्रश्न आपको यहां से समझना पड़ेगा। एनी बेसेंट ने सितंबर तक इंतजार किया और सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को अपना संगठन सचिव बनाया। अडियार में लीग का मुख्यालय स्थापित किया गया। उनके सहयोगी कौन थे? बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी। तिलक की लीग का मुख्यालय बेलगाम पुणे था। एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय अडियार मद्रास था और इसके संगठन सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। एनी बेसेंट के लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था, परंतु प्रारंभिक दिनों में थियोसोफिकल संपर्कों पर अधिक निर्भर थी। 1917 में बेसेंट की लीग अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उस समय इसकी सदस्य संख्या 27,000 थी। कालांतर में जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी भी इसमें शामिल हुए। तिलक और बेसेंट की लीग का कार्यक्षेत्र बटा हुआ था। जहां तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र तिलक कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार तक फैला था, वहीं देश के शेष भागों में बेसेंट की लीग थी। समझ रहे हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़ करके मध्य प्रांत, बरार, ये सब तिलक के पास था। शेष संपूर्ण भारत एनी बेसेंट के पास था। मद्रास में लीग की सर्वाधिक शाखाएं थी अगर पूछ ले, लेकिन बंबई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में लीग की शाखाएं सर्वाधिक सक्रिय थी।
लीग की गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए और संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। यही वह आंदोलन था जब तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी, वह जनता के बीच भाषण देकर पर्चा बांट कर लोगों को समर्थन करते थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को लीग में सम्मिलित नहीं हो सकते थे, लेकिन लीग का प्रचार प्रसार समर्थन ये सब करने की अनुमति थी। ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की। सर्वप्रथम मद्रास सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाड़िया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में यस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। नाइटहुड जलियांवाले पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। और नाइटहुड जब एनी बेसेंट के लीग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तो सर यस सुब्रमण्यम अय्यर ने जो है नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता लीग में शामिल हुए। होम रूल लीग से प्रभावित कुछ अन्य नेता थे, सत्यमूर्ति मद्रास में, जमुना दास द्वारका दास बंबई में, उमर सोमानी, शंकर लाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक। ये नाम आपको पता हो क्योंकि विकल्पों में दे देता है, पूछता है कौन कौन से लोग जो है होम रूल लीग से संबद्ध थे। समझ गए। दमन के विरुद्ध आंदोलनकारियों को देखते हुए इंग्लैंड में सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। परिणाम स्वरूप मॉन्टेग्यू ने उत्तरदायी सरकार के साथ, मॉन्टेग्यू ने क्या कहा, उत्तरदायी सरकार हम देंगे। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो घोषणा थी उसके आधार पर एक्ट भी आता है, तो एनी बेसेंट ने इसको छोड़ दिया। और उसी समय 18 में बाल गंगाधर तिलक चले गए इंग्लैंड, वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा किए थे, उस मुकदमा की पैरवी के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को कहा था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारत में अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक हैं। तो उस जो है मुकदमे की पैरवी के लिए वहां चले गए थे। हालांकि बाद में उनको हार देखना पड़ा। आइए क्वेश्चन है 65, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए काबुल, बी दिल्ली, सी आगरा, डी लाहौर। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में दिसंबर में। कहां पर हुई थी? आगरा में। और इसको आगरा के नूर अफगान बाग या आराम बाग में दफनाया गया था। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जब शेर शाह का शासन था, शेर शाह के समय में उनकी विधवा बीबी मुबारक यूसुफ जई, उनकी विधवा बीबी मुबारक यूसुफ जई बाबर की अस्थियां काबुल ले गईं। अस्थियां माने हड्डियां उनकी कहां ले गईं? अस्थियां काबुल ले गईं। और वहां पर उनके द्वारा जो एक बाग लगवाया गया था, उस बाग में इनको दफनाया गया। तो प्रश्न बनता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। और देखिए ऑप्शन सी इसमें क्या है? आगरा दिया गया है। और देखिए इसकी व्याख्या को समझना है तो आपको पीजीटी प्लेस 2004 में जाइए, वहां प्रश्न था 116 नंबर पर, बाबर कहाँ दफनाया गया था, तो वहां पर काबुल आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? सरल क्वेश्चन है। इसका उत्तर विकल्प देख लेते हैं पहले। ऋग्वेद है, ए, बी है अथर्ववेद है, सी है सामवेद है, डी क्या है? यजुर्वेद है।
तो इसका ए है, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है, जिसको होता या होत्रु नामक पुरोहित, और ऋग्वेद के संबंध में पिछले वर्षों के प्रश्नों पर कितने सूक्त हैं, कितने मंडल हैं ना, कहां पर रचना की गई, इन सबको विस्तार से चर्चा की गई, यहां चर्चा नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 67 है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? ऑप्शन ए है ब्लामफील्ड फुलर, बी है चार्ल्स ग्रांट, सी है चार्ल्स नेपियर, डी है मेटकॉफ। तो देखिए विभाजन से पूर्व क्या स्थिति थी, विभाजन से पूर्व में क्या था? पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, असम, उड़ीसा, असम उड़ीसा थे। फिर विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। इसके बाद इन्होंने क्या किया? ढाका को अलग कर लिया, ढाका, चटगांव, राजशासी एक खंडों को असम से मिला दिया। असम से मिलाने के बाद जब असम से मिला दिया तब इसका नाम रखा पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल व असम प्रांत। क्या नाम रखा? पूर्वी बंगाल व असम प्रांत रखा। और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। और जो शेष बंगाल था, बचा था, शेष जो बचा था, शेष बंगाल, उसका नाम रखा गया पश्चिमी बंगाल। उसका नाम क्या रखा गया? पश्चिमी बंगाल रखा गया। और इसकी राजधानी कलकत्ता, इसकी राजधानी क्या बनाएगी? कलकत्ता बनाई गई। और इसी पूर्वी बंगाल के जो पहले गवर्नर बनाए गए उनका नाम था ब्लामफील्ड फुलर। क्या नाम था? ब्लामफील्ड फुलर इनका नाम था। और इन्होंने जब 1906 में इस्तीफा दे दिया तो इनके स्थान पर लैंसलॉट हेयर को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो पहला गवर्नर पूछा है तो ऑप्शन ए है ब्लामफील्ड फुलर, यही इसका करेक्ट उत्तर है। आइए देख लेते हैं। विभाजन से पूर्व बंगाल में पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे, जिनका क्षेत्रफल 1,89,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 8 करोड़ थी। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन के उपरांत ढाका, चटगांव और राजशाही खंडों को बंगाल से अलग करके असम के साथ मिला दिया गया और पूर्वी बंगाल और असम नाम का नया प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई, जिसके प्रथम गवर्नर ब्लामफील्ड फुलर थे। 1906 में इनके इस्तीफा देने के बाद लैंसलॉट हेयर को गवर्नर का कार्यभार दिया गया। शेष बंगाल पश्चिम बंगाल ही रहा, जिसकी राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। अगला प्रश्न चलते हैं। 68, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति था? ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी, बी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है दादा भाई नौरोजी। अब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1857 में 3 प्रेसिडेंसी थी ना, वहां पर लंदन की तर्ज पर, लंदन के मॉडल पर कौन कौन से विश्वविद्यालय बने थे? कलकत्ता, मद्रास और बंबई ना। बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और इस कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो पहले उपकुलपति थे 1857 में, प्रथम उपकुलपति
उप कुलपति, ये थे जेम्स विलियम काल्विले जो अंग्रेज थे। जेम्स विलियम काल्विले थे जो एक अंग्रेज थे। उसके बाद जो प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय उपकुलपति थे गुरुदास बनर्जी। गुरुदास बनर्जी थे जो 1890 में इसके क्या थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उसके बाद जब 1906 से 14, 1921 से 23 तक जो है, 1906-14 जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो आशुतोष मुखर्जी बने। लगभग 10 वर्षों से अधिक उपकुलपति थे, मुखर्जी बने, जो गणितज्ञ थे, शिक्षाविद थे, कई पुस्तकें लिखा हैं। इनको उपाधि दी गई थी टाइगर ऑफ बंगाल की। टाइगर ऑफ बंगाल की इनकी उपाधि है। तो आप देखिए इसमें पहले भारतीय तो गुरुदास बनर्जी थे, लेकिन विकल्प आप देखेंगे गुरुदास बनर्जी है नहीं। तो उसके बाद जो है, उनके बाद 1906 से 14 और 21 से 23 तक 10 वर्ष से अधिक समय तक आशुतोष मुखर्जी थे। इसलिए ऑप्शन ए आशुतोष मुखर्जी को हम लोग टिक करते हैं। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान रहा है और उस समय उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी थे, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण था जो पूछा गया है। आइए समझते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना 24 जनवरी 1857 में हुआ। यह लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर आधारित 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों में एक था। इसके प्रथम उपकुलपति सर जेम्स विलियम कोलविले थे। प्रथम भारतीय उपकुलपति गुरुदास बनर्जी 1890 में नियुक्त हुए। सर आशुतोष मुखर्जी एक गणितज्ञ, न्यायाधीश, शिक्षाविद और राष्ट्रप्रेमी थे। इन्हें बंगाल का बाघ, टाइगर ऑफ बंगाल की उपाधि प्राप्त थी। इन्होंने 1906 से 1914, 1921 से 23 तक लगभग 10 वर्ष से अधिक समय तक उप कुलपति के पद पर कार्य किया। समझ गए? चलिए आगे है, क्वेश्चन है 69। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? ऑप्शन है कोंकण में 1653 में, बी है मुंबई में 1665 में, सी है पुणे में 1660 में, डी है रायगढ़ में 1674 में। समझ में आया? देखिए शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वह रायगढ़ में हुआ था और 2 बार हुआ है। एक हुआ है जून 1674 में। समझ गए? इनका जो है राज्याभिषेक जो है बनारस के ब्राह्मण पंडित विद्वान विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट जिसे कहते हैं, विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट द्वारा, इनका दूसरा नाम है गंगा भट्ट द्वारा किया गया। इस राज्याभिषेक के बाद क्या हुआ? 12 दिन बाद जो है शिवाजी की माता जीजाबाई का निधन हो गया। तो यह माना गया कि राज्याभिषेक खंडित हो गया। तो उसके बाद फिर से इसी रायगढ़ में सितंबर 1674 में निश्चलपुरी द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। इनको छत्री घोषित किया गया। इस राज्याभिषेक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनके निजी सचिव बालाजी आवाजी की थी। और इनके राज्याभिषेक के समय में अंग्रेज प्रतिनिधि उपस्थित था
परीक्षा में पूछा जाता है, उसका नाम था हेनरी ऑक्सडेन। हेनरी ऑक्सडेन। कौन अंग्रेज उपस्थित अगर पूछा जाए तो हेनरी ऑक्सडेन है। इनके राज्याभिषेक के बाद राज्याभिषेक सम्मत या राजसक सम्मत प्रारंभ किया गया। अब आपको उत्तर मिल गया होगा, डी वाला देखिए, रायगढ़ में 1674 में। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, यहीं पर शिवाजी का जून 1674 राज्याभिषेक संपन्न हुआ। जून 1674 में पहला राज्याभिषेक बनारस के विश्वेश्वर भट्ट गंगा भट्ट ने किया। राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद माता जीजाबाई की मृत्यु, इसलिए दूसरा पूरक राज्याभिषेक सितंबर 1674 में तांत्रिक विधि से निश्चलपुरी द्वारा कराया गया। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आवजी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। राज्याभिषेक समारोह में अंग्रेज प्रतिनिधि के रूप में हेनरी ऑक्सडेन उपस्थित थे। इस समय राज्याभिषेक सम्मत या राजसक सम्मत प्रारंभ किया गया। हिरण्य गर्भ संस्कार, हिरण्य गर्भ संस्कार कर शिवाजी को छत्री बनाया गया। शिवाजी का 7 धातुओं से तुलादान किया गया। उन्होंने छत्रपति, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यवन पीड़क, सभापति, छत्री, कुलावंतस, हैंदव धर्मोद्धारक, हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की। समझ में आया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? ऑप्शन ए है मंडूक उपनिषद, बी है बृहदारण्यक उपनिषद, सी है जाबल उपनिषद और डी है छांदोग उपनिषद। चारों आश्रम, तो आश्रम को पहले समझा जाए। आश्रम क्या है? आ उपसर्ग में श्रम धातु उसके साथ बना है। आ उपसर्ग में श्रम धातु को जोड़कर क्या बनाया गया है? आश्रम बनाया गया है। तो इसका मतलब होता है रीति या विधि से तप या श्रम करना। ये आश्रम है। हमारे यहाँ आश्रम की अनोखी व्यवस्था है भारतीय परंपरा में। इस आश्रम व्यवस्था की शुरुआत तो उपनिषदों के समय हुई, उपनिषदों के काल में हुई, लेकिन इसको प्रतिष्ठा कब मिली? सूत्र काल में। इसको प्रतिष्ठा कब मिली? आश्रम व्यवस्था को सूत्र काल में प्रतिष्ठा मिली। और देखिए छांदोग उपनिषद है, उसमें 3 आश्रमों का विधान है। कितने? 3 आश्रमों का विधान है। और प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? चारों आश्रमों का। तो चारों आश्रमों का विधान जो है सबसे पहले हमको मिला है जबालोपनिषद में। जबालोपनिषद है ना, जबालोपनिषद में जो है पहली बार सर्वप्रथम चारों आश्रमों का इसी में है। तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या है? सन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और देखिए इसमें भी ये कहा गया है कि ये जो चारों जो है आश्रम केवल द्विजों के लिए बनाए गए हैं। अब प्रश्न है द्विज कौन है? जिनका 2 बार जन्म होता है वे द्विज होते हैं, जिनका जनेऊ संस्कार होता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सम्मिलित किया गया है। और इसी में बताया गया है शूद्रों, इसी में बताया गया है महिलाओं और शूद्रों को, स्त्रियों और शूद्रों को एक आश्रम के लिए एक आश्रम का विधान है। वह आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, समझ गए?
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चारों आश्रमों का विधान किसमें किया गया है? जाबल उपनिषद, जबालोपनिषद। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। महिलाओं और शूद्रों के लिए एक आश्रम कौन है? गृहस्थ आश्रम। आइए इसको देख लेते हैं। आश्रम शब्द आ उपसर्ग पूर्व श्रम धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है उचित रीति से श्रम या तप संपन्न किया जाना। क्लियर? इस व्यवस्था की अवधारणा उपनिषद काल में की गई थी, किंतु प्रतिष्ठापित हुआ सूत्र काल में। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में 3 आश्रम प्रचलित थे। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में प्राप्त होता है। आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार क्या थे? पुरुषार्थ थे। पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति को समाज के साथ संबद्ध कर उसकी व्यवस्था तथा संचालन में सहायता प्रदान करते थे। एक और जहां मनुष्य आश्रमों के माध्यम से जीवन में पुरुषार्थों के उपयोग का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो वहीं दूसरी ओर व्यवहार में वह समाज के प्रति इनके अनुसार जीवन यापन करता हुआ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। सामान्यतः मनुष्य की आयु कितनी मानी जाती है? 100 वर्ष, और उसको 25-25 के 4 सोपानों में माना जाता है। तो जन्म से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25-26 से 50 वर्ष गृहस्थ, 51 से 75 वर्ष वानप्रस्थ, और 76 से 100 वर्ष की व्यवस्था संन्यास में। ध्यातव्य है कि चारों आश्रमों का विधान केवल द्विजों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए था। शूद्रों तथा स्त्रियों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का ही विधान किया गया था। क्लियर हो गया? आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में दक्षिण के 5 राज्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है शिलालेख 2, ऑप्शन बी है शिलालेख 4, ऑप्शन सी है शिलालेख 13, ऑप्शन डी है शिलालेख 7। तो देखिए, दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है 13वें शिलालेख में किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही है। ये देखिए शिलालेख नंबर कितना बात हो रही थी? 13वें। इस 13वें में देखिए क्या क्या है। अशोक इसी में धम्म विजय की बात करता है। इसी अभिलेख में एक प्रश्न पूछा गया है, कलिंग युद्ध व उससे जनित हृदय विदारक या अशोक का हृदय परिवर्तन इसी में दक्षिण के 5 राज्यों का उल्लेख है। इसी में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है, जहां पर अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए दूत भेजे थे। इसी में आटविक जंगली जातियों के प्रति अशोक की नीति का उल्लेख है। इसी में सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। इसी से अशोक की विदेश नीति का भी पता चलता है। धर्म नीति, विदेश नीति, इन सब का पता इसी 13वें शिलालेख से पता चलता है। तो अब आप 13वां जब देखेंगे तो एक चक्र आपके दिमाग में घूम जाएगा और आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। समझ गए? उत्तर आपको मिल गया। आइए अब एक बार देख लेते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में धम्म विजय का उल्लेख है। इसी में कलिंग युद्ध और उसकी हृदय विदारक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके राज्य के दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरलपुत्र और तामपर्णी लंका का उल्लेख है। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का नाम मिलता है, जिनके राज्यों में अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे। अंत्योक सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय थियोस है। तुर्मै मिस्र का शासक है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस।
भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखने हेतु सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया था। किसने? तुर्मे ने। मिस्र का जो शासक है टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय। अंतकिन मैसेडोनिया का एंटीगोनस गोनाटास। मग सीरिया का मगस। अलेक्सुंदर। एपीरस का अलेक्जेंडर या कोरिंथ का अलेक्जेंडर। इसी 13वें अभिलेख में अशोक अपने राज्य के जंगली या आठवीं जातियों के प्रति उदारता का उल्लेख करते हुए उन्हें चेतावनी देता है। और 13वें शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची दी गई है, जैसे योन, कंबोज, गंधार, रठिक, यवन कंबोज, पितनिक, आंध्र, नाभक, नाभपंक्ति, परमिदिकस आदि राज्यों का उल्लेख है जो इसके समीपवर्ती राज्य थे। क्लियर हुआ 13वां शिलालेख कितना महत्वपूर्ण है। आइए है क्वेश्चन नंबर 72। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ए है 1927 में, बी है 1928 में, सी है 1929 में और डी है 1933 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1927 में दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्षता की थी आयरिश मूल की महिला थी मार्गरेट कजिन्स ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं की शिक्षा दी जाए, सामाजिक कुरीतियां दूर किया जाए, महिलाओं के अधिकार की रक्षा की जाए। और इससे जो है सक्रिय रूप से सहयोग कर रही थी सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मृदुला साराभाई, रमाबाई, इन सब ने जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में सक्रिय रूप से भाग लिया। उत्तर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन ए है। क्या है? 1927 में ना दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आइए देख लेते हैं। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC की स्थापना और अधिवेशन 1927 में दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता भारतीय महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए काम करने वाले आयरिश महिला मार्गरेट कजिन्स ने किया था। इसका उद्देश्य था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, महिलाओं के लिए अधिकार विशेषकर विवाह, उत्तराधिकार और शिक्षा की रक्षा करना। इसमें सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मृदुला साराभाई, दुर्गाबाई देशमुख, रमाबाई जैसी प्रमुख महिलाएं सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, बी है सादत अली खां, सी है फरुखशियर, डी है सुजाउद्दौला। अवध के स्वतंत्र प्रांत का संस्थापक था सादत अली खां। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मोहम्मद शाह के समय का मैटर है, जब उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह का शासन था। मुगल शासक जो है सम्राट मोहम्मद शाह सैयद बंधु के जुए के मतलब उसके नियंत्रण को उतार फेंकना चाहते थे। तो उसमें जो है सादत अली खां ने इनका सहयोग किया। सादत अली खां के सहयोग से जब इस सैयद बंधु को विजय पाए तो इनको जो है आगरा का सूबेदार बना दिया गया और इनको उपाधि दी गई बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह ने दिया था। जब 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, आपको पता होगा, नादिर शाह के आक्रमण के समय करनाल का युद्ध हुआ। करनाल के युद्ध में जो है सादत अली खां वीरतापूर्वक लड़े और बंदी बना लिए गए। फिर उसमें कई तरह के बीच में कहानियां चलती हैं। अंत में समझिए
कि 20 करोड़ रुपया का लालच देकर उन्होंने कहा था कि दिल्ली पर आक्रमण करिए। तो नादिर शाह ने कहा कि अगर जो है 20 करोड़ रुपया हमको नहीं मिलेगा दिल्ली में तो आपसे वसूला जाएगा। तो शहादत अली खान ने जो है क्या किया, विष खा लिया और आत्महत्या कर ली। तो इसको और समझना है तो देखिए, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी 2011 क्वेश्चन नंबर 79, अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की। वहां से जाकर देख लीजिए, 2 बार समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है, वहां से देखिए, आपको पूरी चीज अच्छे से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था। ऑप्शन ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी है जहांगीर। और हम सबको पता है कि मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके समय हुआ, जहांगीर के ही समय हुआ। और इसी के समय आगरा में चित्रणशाला की स्थापना हुई, चित्रणशाला बना आगरा में, किसके नेतृत्व में, आका रिजा के। ये सब फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, नेतृत्व में आका रिजा के। और एक प्रश्न बनता है कि कौन मुगल शासक चित्रकला का पारखी था। तो ये जहांगीर ही चित्रकला का पारखी था। इसके बारे में वो अपनी आत्मकथा, क्या नाम आत्मकथा का, तुजुक ए जहांगीरी में बताता है। वो बताता है कि मैं चित्रकला के मामले में इतना जानकार हो गया हूं, अगर कोई चित्र मेरे सामने प्रस्तुत किया गया है या दूसरे कोई मृत चित्रकार या जीवित चित्रकार बनाया है तो मैं ये बता सकता हूं किस चित्रकार ने बनाया है। अगर किसी चित्र को सामूहिक चित्रण किया गया है तो मैं प्रत्येक अंग किस चित्रकार ने बनाया है यह भी बता सकता हूं। ये था एक्सेलेंस चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर का। उसी के दरबार में थे कौन, उस्ताद मंसूर। समझ रहे हैं। और उस्ताद मंसूर जो है प्राकृतिक दृश्यों के विशेषज्ञ थे। प्राकृतिक दृश्यों का चितेरा कहा जाता है, चितेरा थे इन्हों। और ये साथ में पक्षी का चित्रण, पक्षी विशेषज्ञ थे, पक्षी विशेषज्ञ थे। जहांगीर बाज लिए हुए एक चित्र है, बहुत फेमस है इनका। इनको जो है जहांगीर ने नादिर उल अस्र माने युग का दुर्लभ की उपाधि दी थी। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि नादिर उल अस्र की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी, तो उस्ताद मंसूर को दी थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे अबुल हसन, जहांगीर के सर्वप्रिय चित्रकार थे अबुल हसन। इनकी स्पेशलिटी क्या थी जान रहे हैं, व्यक्ति चित्र या छवि चित्र। व्यक्ति चित्र या छवि चित्र की बनाते थे, छवि चित्र के स्पेशलिस्ट थे। इनको जहांगीर ने उपाधि दी थी नादिर उज्जमा। पूछा जाता नादिर उज्जमा की उपाधि किसकी थी, तो किसकी उपाधि थी, अबुल हसन की। नादिर उज्जमा और मंसूर की उपाधि किसकी थी, नादिर उल अस्र की थी। इसके अतिरिक्त जहांगीर के दरबार में बहुत से चित्रकार थे, जैसे फारूक बेग हो गए, बिशन दास हो गए, मनोहर हो गए,
तुलसी हो गए, तुलसी हो गए। इस तरह से जहांगीर के दरबार पूरा चित्रकारों से भरा हुआ था। आपको सही उत्तर मिल गया होगा। देखिए इसके लिए क्या करना है, पीजीटी 2005 2010 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2005 में क्या था, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। उस्ताद मंसूर आए। मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे, देखिए पूछा गया। फिर 16 में मंसूर के बारे में पूछ लिया गया, समझ गए। अगला, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है। ए है कर, बी है कृषि भूमि, सी है पुरोहित और डी है एक पद। तो मनसब में इसका मतलब है एक पद है, उत्तर डी है। आइए इसको समझते हैं। मनसब में एक प्रशासनिक व्यवस्था है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, इसको कहते हैं मनसबदारी। क्या कहते हैं, मनसबदारी कहते हैं। ये किस पर आधारित है, मंगोलों के दशमलव पद्धति पर, मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित है। इसको मुगल काल में सबसे पहले प्रारंभ किया अकबर ने। कब किया, अपने शासन के 19वें वर्ष, किस साल, 1575 ईस्वी में। और जो मनसबदार होता था, जिसको मनसब दिया जाता था, उसको सैनिक और असैनिक दोनों उत्तरदायित्व दिए जाते थे। सैनिक व असैनिक दोनों उत्तरदायी दिए जाते थे। इस पर जो चयन क्या होता था, योग्यता के आधार पर होता था, आनुवंशिक आधार नहीं था। अगर कोई किसी का पुत्र मनसबदार बन गया है तो निश्चित तौर पर उसके योग्यता का आधार बनाया गया है, न किसी मनसबदार का पुत्र होने की वजह से बनाया गया है। और यह जो है मनसबदारी व्यवस्था, उसके पद और स्थिति का, उसके पद, श्रेणी या स्थिति का द्योतक था, स्थिति का द्योतक था। तो और इसके बाद इसको अकबर के ही समय में, अकबर के ही समय में जात और सवार में, जात और सवार के दो मनसब शुरू किया। जात का मतलब होता है वेतन तथा पद प्रतिष्ठा से, और सवार का मतलब होता है उसके अंतर्गत घुड़सवार दस्तों की संख्या पर डिपेंड करता है। और इसी के आधार पर जो है मनसबों की 3 श्रेणियां बनाई गई कि प्रथम श्रेणी का मनसबदार, द्वितीय श्रेणी का मनसबदार और तृतीय श्रेणी का मनसबदार। प्रथम श्रेणी के मनसबदार में जात और सवार बराबर होते थे। अगर 5000 का जात है तो 5000 का सवार भी होगा, समझ गए। और द्वितीय श्रेणी में होता था सवार जो है मनसब जात के आधे से अधिक होता था, लेकिन उसके बराबर नहीं होता था। जैसे अगर 5000 का जात है तो 3000 2500 का सवार। और तृतीय श्रेणी में वो आते थे जिनमें 5000 का जात हुआ तो उसके आधे से कम का सवार होता, जैसे 2000 का सवार हो गया। 3 श्रेणियां हो गई। इसके बाद मनसबों का वर्गीकरण भी किया गया था। मनसबों क्या किया गया था, वर्गीकरण भी किया गया था। जैसे 10 से 500 का जिसको मनसब दिया जाता था उनको मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। जिनको 500 से 2500 का मनसब दिया जाता था उनको अमीर कहा जाता था।
समझ गए। और जिनको 2500 से अधिक, 2500 से अधिक का मनसब दिया जाता था उसको अमीर ए आजम, उम्दा ए आजम और खाने खाना इत्यादि नामों से जाना जाता था। अब ये समझ गए ना आपको, आप लोग समझ गए ना यहाँ तक। इसके अतिरिक्त क्या होता था, 5000 से ऊपर का मनसब या 5000 से ऊपर का मनसब जो है शहजादों को दिया जाता था। और अकबर ने सलीम को 12000 का मनसब दिया था, 12000 का मनसब दिया था। और अकबर के समय मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह को 7000 का मनसब प्राप्त था। और मनसबदारों को वेतन या तो जागीर के रूप में दी जाती थी या कभी कभी नकद भी दिया जाता था। और इनका जो वेतन था रजिस्टर पर रुपए के रूप में अंकित किया जाता था। और जब जागीर के रूप में दिया जाता था तो वहां पर उस जागीर में राजस्व की वसूली के लिए केंद्रीय कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, वे वसूलते थे। और जो निर्धारित वेतन था वो मनसबदार को देते थे, शेष फवाजिल को राज्य के कोषागार में जमा कर देते थे। और जान रहे हैं अकबर के समय में 240 रुपया एक मनसबदार का वेतन अकबर के समय में कितना था, 240 रुपया था। और वहीं जहांगीर के समय में 200 रुपया था एक मनसबदार का वेतन, समझ गए। और उसके बाद जहांगीर के समय में मनसबदार में कुछ नए शब्द जुड़े, नए टर्म जुड़े। शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में ये सब परिवर्तन होता रहा। लेकिन मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व आधार प्रदान करने के लिए अकबर द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था थी। इसके द्वारा क्या हुआ, बिना जात बिना धर्म केवल योग्यता के आधार पर लोगों को राज्य के साथ जुड़ करके काम करने का मौका मिला। और राजपूतों ने यह सिद्ध किया और मुगल साम्राज्य को चरमोत्कर्ष में पहुंचाने में इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समझ गए। तो आज हम लोगों ने जो है इस तरह से अपनी क्लास समाप्त की है। अब आपका बारी है कि आप लोग जो है अपना कमेंट जरूर दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और फीडबैक का माध्यम क्या है, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर पर यूट्यूब चैनल पर लाइक और कमेंट के माध्यम से दीजिए। इस फीडबैक से पता चलेगा कि आप में कितनी समझ आ पा रही है, मैं कितना आपको समझाने में सक्षम हो रहा हूं। साथ में आप लोगों ने बहुत धैर्य और तन्मयता से पूरे क्लास को देखा है, सुना है, समझा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास अतिशीघ्र हम लोग करेंगे।